हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी नॉन स्टॉप पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंग्लिश के 50 क्वेश्चंस करेंगे। आज मैंने 55 क्वेश्चन नहीं लिए हैं, 5 क्वेश्चन मैंने पैसेज के हटा दिए हैं, क्योंकि एक्चुअली मुझे रात में ही टाइम मिल पाता है, दिन में टाइम नहीं मिलता है। और उसमें मुझे टाइपिंग से लेकर के रिकॉर्डिंग, एडिटिंग सारी चीज़ें मुझे ही करनी पड़ती है, तो टाइम जो है कम पड़ जाता है। क्योंकि पैसेज में आप देखते हैं काफ़ी लंबा सा टाइप करना पड़ता है, पैसेज 2 पेज का कम से कम होता है। फिर उसके क्वेश्चन आंसर भी लंबे लंबे होते हैं, ठीक है। और उसको बताने में भी, जब वीडियो रिकॉर्ड करते हैं बताते हैं क्वेश्चन आपको, तो उसमें भी काफ़ी टाइम लगता है। और पैसेज में ऐसा कुछ होता भी नहीं है बताने लायक। पैसेज आपको समझना है, उसका कोई रूल नहीं होता है। आप पैसेज पढ़ेंगे, समझ में आएगा तो उसके आंसर आप जो है आसानी से कर पाएंगे, ठीक है। तो इसलिए पैसेज मैंने हटा दिया है ताकि मैं डेली आपको वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। पैसेज के चक्कर में आपने देखा 1-2 दिन आपकी क्लासेस जो है थोड़ा डिस्टर्ब रही थी, तो इस वजह से मैं चाहता हूं कि डेली आपको 50 क्वेश्चन कम से कम जो है डेली मैं आपको प्रोवाइड कर सकूं। तो इसलिए मैंने पैसेज के क्वेश्चन हटा दिए हैं। और यहाँ पे 50 क्वेश्चन जो भी लिए हैं ये सभी प्रीवियस ईयर्स के पैटर्न पर बेस्ड हैं। तो सारे क्वेश्चन जो है जिस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं यूपीपीसीएल में प्रीवियस ईयर्स में, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन है। तो वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दोस्तों, आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास, जहाँ पे आपको दिया गया है। तो दोस्तों, दिया गया है इन ईच ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन ईडियम और फ्रेज। तो अब आपको जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ईडियम होगा या तो फ्रेज होगा, उसका मीनिंग आपको बताना है। दिया गया है टू हैव ए ब्लास्ट, टू हैव ए ब्लास्ट। तो इसका मीनिंग क्या होता है? तो दोस्तों, इसका मीनिंग होता है मजे करना, मजे करना या आनंदपूर्ण समय बिताना। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो सकता है। पहला ऑप्शन है टू हैव टू मेनी फ्रेंड्स, यानी कि बहुत सारे दोस्त होना, ये नहीं होगा। बी ऑप्शन है टू हैव ए गुड टाइम, टू हैव ए गुड टाइम यानी कि ये भी होता है मजे करने के लिए। टू हैव ए गुड टाइम मतलब अच्छा समय व्यतीत करना या एंजॉय करना। तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा, टू हैव ए गुड टाइम। सी ऑप्शन है टू बस्ट ए बैलून, यानी बैलून फोड़ना, तो ये तो होगा नहीं। टू फायर ए कैकर यानी कि पटाखे छोड़ना, तो ये भी नहीं होगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, टू हैव ए गुड टाइम। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है द थिन एंड ऑफ द वेज। तो इसका मीनिंग आपको बताना है। ये एक इडियम है, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो दोस्तों, द थिन एंड ऑफ द वेज, इसका मतलब होता है ऐसी बात या परिस्थिति जो आगे चल करके बड़े हानिकारक परिवर्तन का कारण बने। यानी कि ऐसी कोई चीज़ जो अभी उतना इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन आगे चल करके वो आपको नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसको कहते हैं द थिन एंड ऑफ द वेज। तो इसके लिए जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? इन स्ट्रिक्ट विजिलेंस, विजिलेंस मतलब देख रेख, कड़ी देख रेख में, तो ये नहीं होगा। स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट, स्टार्ट ऑफ हार्मफुल डेवलपमेंट यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हानिकारक विकास की शुरुआत, मतलब शुरुआत है अभी, बाद में हानिकारक हो सकती है। तो बी ऑप्शन ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन है बी अवेयर ऑफ द ट्रिक और नॉट ए वर्दी पोजीशन, ये दोनों नहीं होंगे। फिर दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिया गया है टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, टू एक्सेप्ट द गॉन्टलेट, इसका मीनिंग क्या होता है? तो ये एक इडियम है, इसका मतलब होता है चुनौती स्वीकार करना, चुनौती स्वीकार करना। तो यहाँ पे जो है इसका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? ऑप्शन ए है टू एक्सेप्ट चैलेंज, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, टू एक्सेप्ट चैलेंज यानी कि चैलेंज या चुनौती स्वीकार करना। तो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ सेंटेंस इफ रिक्वायर्ड। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है उसको जो है इम्प्रूव करना है अगर ज़रूरत है तो। अगर किसी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है तो आपका आंसर नो इम्प्रूवमेंट होगा। दिया गया है प्लीज़ आस्क योर सन टू टर्न ऑफ द रेडियो सो दैट इट इज़ नॉट क्वाइट सो लाउड, यानी कि अपने बेटे से कृपया कहें टू टर्न ऑफ द रेडियो, यानी कि रेडियो को बंद कर दे, सो दैट ताकि, इट इज़ नॉट क्वाइट सो लाउड ताकि ये इतना तेज ना हो। तो दोस्तों, यहाँ पे जो है इतना तेज ना हो, तो उसके लिए क्या रेडियो को बंद करने की ज़रूरत है, टर्न ऑफ करने की ज़रूरत है? तो दोस्तों, यहाँ पे जो है टर्न ऑफ नहीं होगा, बल्कि यहाँ पे हम कर सकते हैं टर्न डाउन, ऑप्शन सी हो जाएगा। टर्न डाउन मतलब धीमा करना, ठीक है। प्लीज आस्क योर सन टू टर्न डाउन यहाँ पे हो जाएगा।
द रेडियो सो दैट इट इज़ नॉट क्वाइट सो लाउड। अपने बेटे से कृपया कहें कि वो रेडियो को धीमा कर दे ताकि ये जो है इतना लाउड ना रहे। तो सी ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही सेड दैट व्हेन आई हैव वर्कड फॉर हिम फॉर 6 months आई वुड गेट ए पे राइज। तो दोस्तों यहाँ पे जो है हैव वर्कड ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसमें बताइए क्या कोई एरर है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देखेंगे ही सेड दैट पास्ट टेंस में कहा गया है, उसने कहा क्या कहा, व्हेन आई हैव वर्कड फॉर हिम, कि अगर मैं उसके लिए काम करता हूँ फॉर 6 months 6 महीने के लिए, आई वुड गेट ए पे राइज, मुझे क्या मिलेगा, एक वेतन वृद्धि। पे राइज मतलब वेतन वृद्धि मिलेगी। तो दोस्तों यहाँ पे जो है सेंटेंस पास्ट टेंस में है, सैड यहाँ पे दिया गया है, यहाँ आई वुड गेट, तो यहाँ पे हैव नहीं होगा बल्कि हैड होगा। आई हैड वर्क फॉर हिम फॉर 6 months, ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, आई हैड वर्क। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। बताइए यहाँ पे जो है ज्वाइनिंग के नीचे अंडरलाइन है, क्या यहाँ पे ज्वाइनिंग होगा या जो है कुछ और होगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन। तो दोस्तों लुक फॉरवर्ड टू डूइंग समथिंग, ये जो है स्ट्रक्चर होता है डूइंग समथिंग, मतलब किसी चीज़ को करने के लिए उत्सुक होना। लुक फॉरवर्ड टू, इसके साथ जो है जो वर्ब आती है आईएनजी फॉर्म में ही आती है। यहाँ पे ज्वाइनिंग बिल्कुल सही है, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू ज्वाइनिंग योर ऑर्गेनाइजेशन, तो यहाँ पे ज्वाइनिंग सही है, कोई इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, नो इंप्रूवमेंट। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, आई एम नॉट श्योर वाई सी इज वॉन्टिंग टू सी हिम। सी इज वॉन्टिंग, तो दोस्तों क्या यहाँ पे सी इज वॉन्टिंग होगा, तो दोस्तों सी इज वॉन्टिंग नहीं होगा, यहाँ पे सी वॉन्ट्स होगा। आई एम नॉट श्योर वाई सी वॉन्ट्स टू सी हिम। कुछ वर्ब्स होती हैं जो आईएनजी फॉर्म में जनरली नहीं आती हैं, जैसे कि वॉन्ट या लाइक, लव, सी, हियर, और इसके अलावा भी बहुत सारी हैं। तो कुछ ऐसी वर्ड्स होती हैं जो कि आईएनजी फॉर्म में नहीं आती हैं जनरली, तो यहाँ पे जो है सी वॉन्ट्स होगा। आई एम नॉट श्योर, मैं श्योर नहीं हूँ, वाई सी वॉन्ट्स टू सी हिम, कि वो उसे क्यों देखना चाहती है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, अगला है, एवरीबडी हु फिनिश्ड राइटिंग कैन गो होम। तो दोस्तों यहाँ पे कैन आया है, यानी कि वो घर जा सकता है। एवरीबडी मतलब हर व्यक्ति जिसने राइटिंग फिनिश कर ली है वो घर जा सकता है। तो यहाँ पे जो टेंस बन रहा है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बन रहा है, ठीक है। कैन है तो प्रेजेंट टेंस होगा, और यहाँ पे जो है फिनिश्ड आ गया तो यानी कि ये पास्ट टेंस हो जाएगा, यहाँ पे भी प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हम कर सकते थे, एवरीबडी हु हैज़ फिनिश्ड। हु हैज़, हु के साथ हैव आएगा नहीं, और हैड फिनिश्ड तो होगा नहीं, तो हैज़ फिनिश्ड यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, हु हैज़ फिनिश्ड, यानी कि जिसने भी काम अपना राइटिंग का ख़त्म कर लिया है वो घर जा सकता है, ठीक है। तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, हैज़ फिनिश्ड। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको दिया गया है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। तो यहाँ पे जो है खाली जगह में सही ऑप्शन फिल करना है। दिया गया ऑनेस्टी डैश टू बीइंग ट्रस्टवर्दी एंड गेनिंग पर्सनल रिकॉग्निशन। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑनेस्टी, यहाँ पे टू बीइंग ट्रस्टवर्दी एंड गेनिंग पर्सनल रिकॉग्निशन, रिफरिंग होगा या रिफर्स या रिफर्ड या रिफर। तो हॉनेस्टी ये जो है एक अनकाउंटेबल नाउन है, और इसके साथ जो वर्ब आएगी सिंगुलर आएगी, और यहाँ पे जो है रिफरिंग या रिफर्ड नहीं होगा, रिफर्स हो जाएगा, क्योंकि एक जो है फैक्ट बताया जा रहा है कि हॉनेस्टी जो होती है वो रिफर्स, यहाँ पे रिफर्स टू बीइंग ट्रस्टवर्दी एंड गेनिंग पर्सनल रिकॉग्निशन, यानी कि हॉनेस्टी का मतलब होता है ट्रस्टवर्दी होना यानी विश्वास योग्य होना, एंड गेनिंग पर्सनल रिकॉग्निशन और व्यक्तिगत पहचान प्राप्त करना, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ही राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, दे अपोलोजाइज डैश मी फॉर व्हाट हैपेंड। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, टू या एट या फॉर या विथ। तो दोस्तों अपोलोजाइज, अपोलोजाइज इसके साथ जो है फिक्स प्रीपोजिशन आती है। अगर किसी पर्सन से, किसी व्यक्ति से माफ़ी मांगी जा रही है तो पर्सन के लिए आता है टू, और किसी मैटर पर माफ़ी मांगी जा रही है तो मैटर के लिए
होता है फॉर, ठीक है। दे अपोलोजाइज्ड टू यहाँ पे हो जाएगा टू मी, पर्सन के लिए टू आ जाएगा। फॉर यहाँ पे मैटर है, व्हाट हैपेंड मतलब जो कुछ हुआ था वो मैटर हो जाएगा, उसके लिए यहाँ पे फॉर आ जाएगा, पर्सन के लिए टू आ जाएगा, तो टू यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू आर टायर्ड ऑफ स्विमिंग जस्ट डैश फॉर ए वाइल, यानी कि अगर आप थक चुके हैं स्विमिंग से तो क्या करिए, जस्ट डैश फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए स्ट्रगल करिए, या स्ट्रोक मतलब आघात करिए, या फ्लोट मतलब बहाव के साथ तैरना, या स्ट्रीक मतलब जल्दी से चलना। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे सूटेबल ऑप्शन होगा फ्लोट। फ्लोट मतलब पानी के बहाव के साथ, यानी कि पानी की दिशा में ही तैरना। तो इफ़ यू आर टायर्ड ऑफ स्विमिंग, अगर आप स्विमिंग से थक चुके हैं तो क्या करिए, जस्ट फ्लोट फॉर ए वाइल, यानी पानी के बहाव के साथ थोड़ी देर तैरिए। तो फ्लोट यहाँ पे ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही हैड डैश स्पोकन फॉर 2 minutes व्हेन देयर वाज ए कमोशन इन द क्राउड। तो दोस्तों यहाँ पे कमोशन मीनिंग होता है हड़कंप। ही हैड स्पोकन फॉर 2 minutes, यहाँ डैश की जगह क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पे सबसे सुटेबल ऑप्शन होगा हार्डली। ही हैड हार्डली स्पोकन, हार्डली मतलब मुश्किल से, वो मुश्किल से 2 मिनट के लिए बोला था, फॉर 2 minutes व्हेन देयर वाज ए कमोशन इन क्राउड, जब जो है भीड़ में हड़कंप मच गया। तो यहाँ पे सबसे सूटेबल ऑप्शन होगा हार्डली। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई वुड नॉट कमिट माई सेल्फ डैश दैट कोर्स ऑफ एक्शन। कोर्स ऑफ एक्शन मतलब कार्यवाही। आई वुड नॉट कमिट माई सेल्फ, यहाँ पे क्या होगा, ऑफ या टू या बाई या विथ। तो दोस्तों यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा टू। आई वुड नॉट कमिट माई सेल्फ टू दैट कोर्स ऑफ एक्शन। कमिट के लिए जो है प्रीपोजिशन टू आती है। स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, कमिट somebody to something, ठीक है। कमिट माई सेल्फ टू दैट कोर्स ऑफ एक्शन हो जाएगा समथिंग, ठीक है। किसी चीज के लिए कमिटेड होने के लिए क्या हो जाता है, कमिट, फिर somebody यानी माई सेल्फ हो जाएगा, टू समथिंग। तो यहाँ पे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी टू। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच बताना है, दिया गया हर मदर टू अपॉन दिस ओकेजन फेल्ट ए प्लीजिंग डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब क्या होता है दोस्तों, डिस्ट्रेस मतलब होता है कष्ट। तो हर मदर टू अपॉन दिस ओकेजन फेल्ट ए प्लीजिंग डिस्ट्रेस, यानी कि प्लीजिंग मतलब सुहावना या आनंददायक, डिस्ट्रेस मतलब कष्ट। तो उसकी जो माँ थी वो इस ओकेजन पे फील कर रही थी ए प्लीजिंग डिस्ट्रेस, एक आनंददायी कष्ट को। तो यहाँ पे जो है दो अपोजिट वर्ड एक साथ हैं, प्लीजिंग और डिस्ट्रेस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब दो अपोजिट वर्ड एक साथ सेंटेंस में देखने को मिलते हैं वहाँ पे होता है ऑक्सीमोरन। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑक्सीमोरन, जिसको हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे दिए गए हैं डिडैक्टिक पोएट्री मीन्स। डिडैक्टिक पोएट्री किसको कहते हैं, डिडैक्टिक पोएट्री का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों डिडैक्टिक पोएट्री कहते हैं ऐसी पोएम, ऐसी पोएट्री जो कुछ मोरल वैल्यूज सिखाती है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, पोएट्री विच इंस्पायर्स, जो इंस्पायर करती है, या पोएट्री विच प्लीजेस, जो खुश करती है, पोएट्री विच टीचेस समथिंग मोरल। तो यही इसका राइट आंसर है, ऐसी पोएट्री जो कुछ सिखाती है हमें मोरल, ठीक है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन राइट आंसर रहेगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब आपको दिए गए हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 वर्ड्स आर गिवन आउट ऑफ विच 1 वर्ड इज इनकरेक्टली स्पेल्ड, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें से एक वर्ड जो है उसकी स्पेलिंग इनकरेक्ट है। तो बताइए कौन सा वो वर्ड है। पहला ऑप्शन आपको दिए गए है पार्टिनेसियस। पार्टिनेसियस इसका मीनिंग होता है आग्रही या हठी, इसका मतलब होता है आग्रही या हठी, और यहाँ पे इसकी स्पेलिंग जो है बिल्कुल सही है। यहाँ पे दिए गए है डिमार्केशन। डिमार्केशन मतलब क्या होता है, सीमांकन, सीमांकन या हदबंदी कह सकते हैं। तो इसकी स्पेलिंग भी यहाँ पे सही है। टेम्परामेंट, टेम्परामेंट मतलब स्वभाव होता है, और इसकी भी स्पेलिंग सही है। अब यहाँ पे दिए गए सरेपीटियस, सरेपीटियस।
तो दोस्तों ऐसा कोई वर्ड नहीं होता है। एक वर्ड होता है सररेप्टिटियस, उसकी स्पेलिंग ऐसी होती है SURRAP और TITIOUS, सररेप्टिटियस। ठीक है, ये स्पेलिंग होती है। इसका मीनिंग होता है छल से किया हुआ, छल से किया हुआ। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे दिए गए हैं, यहाँ पे भी आपको इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड बताना है। पहला दिया गया है ट्रेचरी। ट्रेचरी मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है विश्वासघात, और इसकी स्पेलिंग सही है। यहाँ पे दिया गया है रेफरेंडम। तो दोस्तों यहाँ पे रेफरेंडम, इसकी स्पेलिंग जो है सही नहीं है। रेफरेंडम की सही स्पेलिंग होती है REFERENDUM। यहाँ पे F के बाद E नहीं था। ठीक है, तो रेफरेंडम की ये स्पेलिंग होती है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। और यहाँ पे सप्रेशन दिया गया है। सप्रेशन मतलब क्या होता है? सप्रेस मतलब दबाना किसी को, सप्रेशन मतलब हो जाता है दमन। और रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस मतलब होता है सादृश्य। तो यहाँ पे इसकी भी स्पेलिंग सही है। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर होगा, रेफरेंडम। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे दिया गया इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट फॉर द सेंटेंस। यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है, या हम कह सकते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए गए हैं। इनके लिए एक वर्ड बताना है। कन्फर्मिटी टू फैक्ट्स, कन्फर्मिटी टू फैक्ट्स, इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका मतलब होता है कि तथ्यों की सत्यता। कन्फर्मिटी मतलब सत्यता या प्रामाणिकता, तो तथ्यों की सत्यता। तो इसके लिए जो है आपको एक वर्ड बताना है, क्या हो जाएगा? वेरासिटी। वेरासिटी का मतलब क्या होता है? सत्यता। और डिसीट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है छल। हाइपोथेसिस का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है परिकल्पना। और थ्योरी का मतलब होता है सिद्धांत। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, वेरासिटी। वेरासिटी मतलब क्या होता है? सत्यता। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ दिया गया है सर्च फॉर एंड कलेक्ट एनीथिंग यूजेबल फ्रॉम डिस्कार्डेड वेस्ट। सर्च फॉर मतलब खोजना, एंड कलेक्ट और इकट्ठा करना, एनीथिंग कुछ भी, यूजेबल जो यूज हो सके, फ्रॉम डिस्कार्डेड वेस्ट जो डिस्कार्डेड वेस्ट है यानी कि जो छोड़ दिया गया वेस्ट है, मतलब जो त्याग दिया गया वेस्ट है, तो उससे कोई चीज़ ढूंढना या कलेक्ट करना। उसके लिए एक वर्ड यहाँ पे क्या होगा? पहला ऑप्शन है स्केवेंज। तो दोस्तों यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्केवेंज। स्केवेंज का मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है कि कूड़ा करकट उठाना। जो कूड़ा करकट उठाते हैं उसमें से कोई ज़रूरी चीज़ इकट्ठा कर लेते हैं, तो उसके लिए जो है वर्ड होता है स्केवेंज। कूड़ा करकट उठाना या सफाई करना भी जो है इसका मीनिंग होता है। तो यही इसका राइट आंसर है। इसके अलावा डिस्पर्स दिया गया है। डिस्पर्स मतलब छितराना या बिखेरना, तो ये तो होगा नहीं। डिसिपेट, डिसिपेट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है नष्ट करना, ये भी नहीं हो सकता। स्कैटर मतलब भी बिखराना होता है, बिखेरना या बिखराना। तो यहाँ पे जो है ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको दिया गया है रब ए पार्ट ऑफ द बॉडी टू रिस्टोर वार्मथ और सेंसेशन। मतलब बॉडी के किसी पार्ट को रब करना यानी मलना या मसलना, टू रिस्टोर वार्मथ गर्मी रिस्टोर करने के लिए, गर्मी वापस लाने के लिए, और सेंसेशन या सेंसेशन के लिए। तो यहाँ पे जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? एसेंडर। एसेंडर मतलब क्या होता है? तो दोस्तों एसेंडर का मतलब होता है अलग अलग, तो ये यहाँ पे नहीं होगा। चेफ मतलब क्या होता है? तो दोस्तों चेफ का मतलब होता है मालिश करना, मालिश करना। तो यही इसका राइट आंसर हो सकता है, चेफ। बाकी इसके अलावा जेलिट दिया गया है। तो जेलिट का मतलब होता है तर या ठंडा, तर या ठंडा, तो ये नहीं होगा। निपी का मतलब क्या होता है? निपी मतलब भी एक तो इसका मीनिंग होता है ठंडा, और एक का मतलब इसका मतलब होता है चतुर, चतुर या तेज। तो यहाँ पे केवल बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
चेफ। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ दिया गया है लास्टिंग फॉर ए वेरी शॉर्ट टाइम, यानी बहुत कम समय तक चलने वाला। तो पहला ऑप्शन है इफेमरल। इफेमरल का मतलब होता है अल्पजीवी, अल्पजीवी या अल्पकालिक। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्पजीवी यानी कि बहुत कम समय तक जीवित रहने वाला। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इमोर्टल मतलब क्या होता है, इमोर्टल मतलब अमर, तो ये नहीं होगा। इंसेसेंट का मतलब क्या होता है, इंसेसेंट, इसका मीनिंग होता है निरंतर। और पेरेनियल, पेरेनियल का मीनिंग क्या होता है, चिरस्थायी, यानी बहुत समय तक चलने वाला। तो दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इफेमरल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच इन फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पे भी आपको फिगर ऑफ स्पीच बताना है। दिया गया है द कैमल इज द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी ऊंट जो होता है वो डेजर्ट का, रेगिस्तान का जहाज होता है। तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा, सिमली, मेटाफर, ऑक्सीमोरन या पर्सोनिफिकेशन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेटाफर। मेटाफर जिसको हिंदी में रूपक कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक कोई चीज़ है ए और दूसरी चीज़ है बी, ए की क्वालिटी अगर बी से मैच करती है तो ए को अगर डायरेक्ट बी बोल दिया जाए तो वहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच होता है मेटाफर। अगर एज या लाइक जैसे वर्ड आते हैं, कंपेरिजन किया जाता है दो चीज़ों में, और एज या लाइक जैसे वर्ड आते हैं तो वहाँ पे सिमली होता है। लेकिन एज या लाइक जैसे वर्ड नहीं आते हैं, डायरेक्ट एक वस्तु को दूसरी वस्तु बोल दिया जाता है, तो वहाँ पे मेटाफर होता है। तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, मेटाफर। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला है, रीअरेंज द पार्ट्स पी क्यू आर एंड एस टू प्रोड्यूस ए कोहेरेंट पैराग्राफ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है आपको रीअरेंज करना है, यहाँ पे सेंटेंस दिए गए हैं इनको, ताकि एक कोहेरेंट मतलब सुसंगत पैराग्राफ मिल सके, यानी मीनिंगफुल पैराग्राफ आपको मिल सके। तो दिया है, होप स्प्रिंग्स इटर्नली इन द हार्ट ऑफ मैन, यानी कि जो आशा होती है हमेशा रहती है इन द हार्ट ऑफ मैन, आदमी के हृदय में। बट होप इज एवर लास्टिंग, लेकिन जो आशा होती है वो हमेशा रहती है। एवर लास्टिंग मतलब हमेशा चलने वाली, हमेशा चलने वाली होती है। फिर आगे दिया गया, लव फ्रेंडशिप एंड यूथ पेरिस। लव यानी प्यार, फ्रेंडशिप दोस्ती, एंड यूथ और युवावस्था, पेरिस मतलब नष्ट हो जाती है। इट इज़ नष्ट बाई द ग्लोरियस एलिमेंट ऑफ नेचर, ये जो है पोषित की जाती है बाई द ग्लोरियस एलिमेंट्स, गौरवपूर्ण तत्वों से, ऑफ नेचर, प्रकृति के। फिर दिया गया, मैन डिराइव्स होप फ्रॉम नेचर इन हिज गैलेंट स्ट्रगल। मैन डिराइव्स मतलब निकालता है, होप उम्मीद, फ्रॉम नेचर नेचर से, इन हिज गैलेंट स्ट्रगल अपने वीरतापूर्ण स्ट्रगल में, आफ्टर सम नोबल आइडियल कुछ नोबल मतलब बहुत अच्छे आदर्शों के बाद। दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये जो है इस पोएम का क्या है, सेंट्रल आइडिया मतलब केंद्रीय विचार है। तो यहाँ पे ये तो अपनी जगह पे रहेगा, S1 भी अपनी जगह पे रहेगा। इसके बाद हम क्या ले सकते हैं, होप स्प्रिंग इटर्नली इन द हार्ट ऑफ मैन, यानी कि आशा हमेशा रहती है आदमी के हृदय में। इसके बाद लिया जा सकता है यहाँ पे आर को, इट इज नष्ट बाई द ग्लोरियस एलिमेंट ऑफ नेचर, यानी कि ये जो है पोषित किया जाता है ग्लोरियस एलिमेंट ऑफ नेचर, नेचर के गौरवपूर्ण तत्वों द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे आर हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है ले सकते हैं एस को, यहाँ पे ऑप्शन में भी देखेंगे आर के बाद एस मिल रहा है आपको, आर के बाद एस मिल जाएगा, जिसका मतलब है मैन डिराइव्स होप फ्रॉम नेचर इन हिज गैलेंट स्ट्रगल, आदमी प्राप्त करता है उम्मीद फ्रॉम नेचर नेचर से, इन हिज गैलेंट स्ट्रगल अपने वीरतापूर्ण स्ट्रगल में, आफ्टर सम नोबल आइडियल इसके बाद कुछ बहुत अच्छे आदर्शों के बाद। तो आर एस हो गया। उसके बाद हम ले सकते हैं यहाँ पे क्यू, तो क्यू यानी लव फ्रेंडशिप एंड यूथ पेरिस, प्रेम और दोस्ती और यूथ ये नष्ट हो जाता है। बट होप इज एवर लास्टिंग, लेकिन जो आशा होती है वो हमेशा चलती है। इसके बाद पी को ले लेंगे, आर एस क्यू और पी, और उसके बाद दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ये जो है केंद्रीय विचार है पोएम का। तो आर एस क्यू पी, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड सिमिलर इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड। अब आपको इसका सिमिलर मीनिंग वाला बताना है, परनीशियस का, परनीशियस इसका सिनोनिम आपको बताना है। तो परनीशियस का मीनिंग क्या होता है, इसका मतलब होता है हानिकारक, हानिकारक या घातक, हानिकारक या घातक।
तो यहाँ पे इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? बेनिफिशियल मतलब फ़ायदेमंद, तो ये तो होगा नहीं, फ़ायदेमंद। और डेंजरस मतलब खतरनाक, खतरनाक या घातक एक ही चीज़ है, तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डेंजरस। और अगला दिया गया है इनोसुअस। इनोसुअस का मतलब होता है नुकसान ना पहुंचाने वाला, नुकसान ना पहुंचाने वाला, तो ये नहीं होगा, नुकसान ना पहुंचाने वाला। एडवांटेजियस, ये भी हो जाएगा, लाभ पहुंचाने वाला, तो यहाँ पे बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डेंजरस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब आपको यहाँ पे इसका सिमिलर बताना है स्ट्रिंजेंट का। स्ट्रिंजेंट मीनिंग क्या होता है? इसका मतलब होता है कठोर या सख्त। तो यहाँ पे इसका ऑप्शन दिया गया है एनोइंग मतलब परेशान करने वाला, ये नहीं होगा। रिवेंजफुल मतलब बदला लेने वाला। इंसिडेंटल यानी आकस्मिक, तो ये भी नहीं होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, रिगरस। रिगरस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी कठोर या सख्त होता है, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, कठोर या सख्त, ऑप्शन डी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो यहाँ पे वर्ड दिया गया है मॉडरेट, इसका जो है क्लोजेस्ट इन मीनिंग यानी कि इसके जैसे मीनिंग वाला आपको वर्ड बताना है। नॉट एक्सट्रीम, नॉट एक्सट्रीम मतलब कोई चीज़ जो एक्सट्रीम में ना हो, यानी बहुत अधिकता में ना हो, तो ये तो होगा नहीं। कॉम्प्रोमाइजिंग, कंप्रोमाइज मतलब समझौता करना, तो मॉडरेट मतलब क्या होता है? मॉडरेट मतलब मध्यम या संतुलित, और कंप्रोमाइजिंग यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसका मतलब होता है कंप्रोमाइज मतलब समझौता करना, कंप्रोमाइजिंग मतलब जिस पे समझौता किया जा सके, या हम इसको संतुलित भी कह सकते हैं, जिस पे समझौता हो सके। और इसके अलावा और कोई ऑप्शन यहाँ पे क्योंकि सही नहीं होगा। आइडियलिस्टिक मतलब आदर्शवादी होता है, और सुपरफिशियल का मतलब क्या होता है? सुपरफिशियल मतलब होता है सतही, तो केवल यही ऑप्शन सबसे क्लोज हो जाएगा मीनिंग में, कंप्रोमाइजिंग। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब आपको दिया गया है इम्प्रॉपर्टी, और इसका क्या बताना है? क्लोजेस्ट इन मीनिंग। तो इम्प्रॉपर्टी मतलब क्या होता है? इम्प्रॉपर मतलब होता है अनुचित, इम्प्रॉपर्टी मतलब होता है अनौचित्य, यानी जिसका अब औचित्य ना हो। तो पहला ऑप्शन है स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन एंड चाओस, यानी कन्फ्यूजन वाली स्थिति जो हो, तो ये नहीं होगा। एक्शंस दैट आर लीगली अनसस्टेनेबल, ऐसे कार्य जो कि अब लीगली क्या है? टिकाऊ नहीं है, अनसस्टेनेबल है, तो यही जो है इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी, एक्शंस दैट आर लीगली अनसस्टेनेबल। अनलॉफुल यानी कि गैर कानूनी एक्टिविटीज़, तो ये नहीं होगा। एक्शंस दैट द मोरली रॉन्ग, ऐसे कार्य जो कि मोरली यानी नैतिक रूप से गलत है, तो ये भी नहीं होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन ही इसका सबसे क्लोज हो सकता है, एक्शंस दैट आर लीगली अनसस्टेनेबल। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब आपको दिया गया है विजेयर, इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग होता है विचित्र, और यहाँ ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन इसका क्लोजेस्ट मीनिंग होगा। क्लोजेस्ट यहाँ पे होगा, तो क्लोजेस्ट मीनिंग वाला ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? इमेजिनरी मतलब काल्पनिक होता है, ये नहीं होगा। नॉन एग्जिस्टेंट यानी कि जिसका एग्जिस्टेंस ना हो, ये भी नहीं होगा। एक्सट्रीमली पैथेटिक यानी अत्यंत दयनीय, ये भी नहीं होगा। अत्यंत दयनीय, तो ये नहीं होगा। फिर अगला ऑप्शन है वेरी स्ट्रेंज और अनयूजुअल, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंज मतलब अजीब, और अनयूजुअल, तो यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब आपके पास यहाँ पे क्लोज टेस्ट के क्वेश्चन है। यहाँ पे पैराग्राफ दिया गया है जिसमें कुछ खाली स्पेस दिए गए हैं, उसके लिए नंबर्स यहाँ पे दिए गए हैं, और इन नंबर्स में मतलब इन ब्लैंक स्पेसेस में क्या फिल होगा उसके लिए ऑप्शन यहाँ पे दिए गए हैं। तो सबसे पहले हम पैराग्राफ को पढ़ेंगे, फिर जो है यहाँ पे समझ में आएगा क्या फिल होगा। दिया गया फॉर ए मिनट यानी 1 मिनट के लिए, डिस्पेल ऑल द मेंटल इमेजेस, डिस्पेल मतलब हटा दीजिए, ऑल द मेंटल इमेजेस सभी मानसिक छवियों को, एंड स्टीरियोटाइप्स और रूढ़ियों को। फिर आगे दिया गया है डैश द जैरगॉन ऑफ ओपनिंग अप फ्लो निद्रा एंड बैलेंस, जैरगॉन मतलब जाल, ऑफ ओपनिंग अप मतलब खोलने का, फ्लो मतलब बहाव का, निद्रा एंड बैलेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 29 नंबर में? फॉरगेटफुल या फॉरगेट या फॉरगॉट या फॉरगॉटन। तो दोस्तों यहाँ पे डिस्पेल आया है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसी तरह से यहाँ पे फॉरगेट आ जाएगा, यानी भूल जाइए। यहाँ पे हटा दीजिए, यहाँ पे भूल जाइए। भूल जाइए किसको? जाल को। किसके जाल को? ओपनिंग अप के, फ्लो
फ्लो के, निद्रा के और बैलेंस के जाल को आप भूल जाइए। फोकस फिर डैश है व्हाट यू नीड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा फोकस ऑफ, फॉर, ऑफ, ऑन। तो दोस्तों यहाँ पे फोकस के लिए प्रीपोजिशन आ जाएगी ऑन। फोकस की प्रीपोजिशन क्या होती है ऑन। फोकस ऑन व्हाट यू नीड, उस पर फोकस करिए जो आपको ज़रूरत है। फॉर योर बॉडी, आपकी बॉडी के लिए। फिर दिया गया है डैश, यू आर नॉट श्योर बिगिन हियर विद जस्ट एन, यहाँ पे है एन आसना। तो दोस्तों यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा फॉर, बट, इफ़ या वेदर। तो दोस्तों यहाँ पे हम ले सकते हैं इफ़ को। इफ़ यू आर नॉट श्योर, अगर आप श्योर नहीं है, बिगिन हियर विद जस्ट एन आसना, तो आप शुरुआत करिए किसके साथ, एक आसन के साथ शुरुआत करिए, जो योगा में आसन होते हैं उसकी बात हो रही है। फिर आगे दिया गया इट इज़ वन ऑफ द बेसिक वंस, ये जो है बेसिक में से एक है। फिर आगे दिया गया डैश, आई लीड एवरी क्लास विथ, तो यहाँ पे डैश की जगह क्या हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे एक रिलेटिव प्रोनाउन की जरूरत है और यहाँ पे दिस, दिस, दैट, दोज, तो यहाँ पे दैट इसका राइट आंसर होगा जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है, यहाँ पे आ जाएगा। दैट आई लीड एवरी क्लास विथ, जिसके साथ मैं हर वर्क को लीड करता हूँ। फिर दिया गया यू कैन डू, यहाँ पे डू होना चाहिए था, यू कैन डू, यू कैन डू इट एज ए स्टैंड एलोन पीस, आप इसे जो है कर सकते हैं एज ए स्टैंड एलोन पीस, मतलब अकेले में रहने की तरह। फिर दिया गया डैश, बिगिन विथ इट व्हेन यू आर एट द जिम, शुरू कर सकते हैं किसके साथ, व्हेन यू आर एट द जिम, जब आप जिम में होते हैं। बिगिन विथ मतलब जब आप जिम में होते हैं तो उसके साथ शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे सही क्या हो सकता है, और, नॉर, आइदर या नाइदर, तो यहाँ पे और हो जाएगा। इसके अलावा जो है और कोई लेंगे तो सेंस बनेगा नहीं सही। तो यू कैन डू, इसे आप कर सकते हैं एज ए स्टैंड एलोन पीस, स्टैंड एलोन मतलब कि अकेले रहने की तरह, और या बिगिन विथ इट व्हेन यू आर एट जिम, या फिर आप शुरू कर सकते हैं जब आप जिम में होते हैं उसके साथ। तो और यहाँ पे हो जाएगा, तो 33 का ए हो गया, यहाँ पे सी था 32 का, और 31 का भी सी था, 30 का जो है क्या था ऑन डी, और 29 का बी। तो ये जो है इसके आंसर्स हो जाएंगे। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। तो दोस्तों अब आपको दिया गया है ट्रांसफॉर्म द सेंटेंसेस एज पर गिवन इन द ब्रैकेट्स। तो यहाँ पे सेंटेंस दिया गया है जिसको ट्रांसफॉर्म करना है ब्रैकेट के अनुसार। दिया गया है एज द वेदर वॉज बैड, जैसा कि मौसम बुरा था, खराब था। वी स्टेड इंडोर्स, हम घर पे ही रुके। तो इसको चेंज करना है सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस में जो है एक ही क्लॉज होता है। तो यहाँ पे जो है आप देखेंगे पहला ऑप्शन है द वेदर वॉज बैड एंड वी स्टेड इंडोर्स, मौसम ख़राब था और हम घर पर ही रुके। तो यहाँ पे दो क्लॉजेज हैं और दोनों क्लॉजेज इंडिपेंडेंट हैं, तो ये जो है कंपाउंड सेंटेंस हो जाएगा। तो ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। सिंस द वेदर वॉज बैड, क्योंकि मौसम ख़राब था, वी स्टेड इंडोर्स, तो ये जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दो क्लॉज है और एक क्लॉज दूसरे पे डिपेंड है, तो ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा। फिर अगला ऑप्शन दिया गया है इट बीइंग ए बैड वेदर वी स्टेड इंडोर्स, तो यहाँ पे एक ही क्लॉज है। इट बीइंग ए बैड वेदर मतलब मौसम ख़राब होने के कारण वी स्टेड इंडोर्स, हम घर पर ही रुके। तो ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन से आप एलिमिनेट कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है सिंपल सेंटेंस में एक ही क्लॉज होता है और कंपाउंड सेंटेंस में दो क्लॉज होते हैं, दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं, मतलब एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में दो क्लॉजेस होते हैं, एक क्लॉज दूसरे पे निर्भर होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है ही इज बिलीव्ड टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया। इसका जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बताना है। ही इज बिलीव्ड टू हैव डाइड ऑफ मलेरिया, वो विश्वास किया जाता है कि वो मलेरिया से मरा। तो दोस्तों इसको जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस का जब बनाएंगे तो इसकी शुरुआत होगी इट इज़ बिलीव्ड से। इट इज़ बिलीव्ड और फिर जो है दैट लग जाएगा। ही डाइड ऑफ मलेरिया, ऐसा विश्वास किया जाता है कि वो मलेरिया से मरा। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इट इज़ बिलीव्ड दैट ही डाइड ऑफ मलेरिया। इसमें दो क्लॉजेज हैं, इट इज़ बिलीव दैट मतलब ऐसा विश्वास किया जाता है कि ही डाइड ऑफ मलेरिया, वो मलेरिया से मरा। तो एक क्लॉज जो है दूसरे पे डिपेंड है, क्योंकि इट इज़ बिलीव दैट की ऐसा विश्वास किया जाता है कि, ऐसा बोलते हैं तो लगता है कि इसमें कुछ बाकी है। तो एक क्लॉज जो है दूसरे पे डिपेंड है, इसलिए यहाँ पे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाता है। तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों लेते हैं अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट है। तो दोस्तों अब आपको दिया गया है इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस ए सेंटेंस हैज़ बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस। यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया होगा जो कि एक्टिव या पैसिव वॉइस में होगा।
एक्टिव है तो पैसिव बताना है, पैसिव है तो एक्टिव बताना है। दिया गया द रेसिडेंट सेलिब्रेटेड दिवाली। तो दोस्तों यहाँ पे दिवाली आ गया आज, और आज दिवाली है भी, तो आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली बहुत बहुत मुबारक हो आप सभी को। अगली दिवाली तक आपका कहीं सिलेक्शन हो चुका हो, इसी प्रार्थना के साथ जो है इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। दिए गए है द रेसिडेंट्स सेलिब्रेटेड दिवाली। तो दोस्तों यहाँ पे जो है टेंस देखिए कौन सा है, तो टेंस है आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव बनाते हैं तो वाज या वर हेल्पिंग वर्ब आती है, वाज या वर वर्ब की थर्ड फॉर्म तो पैसिव वॉइस में आती ही है। ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिवाली है, ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाता है। सब्जेक्ट द रेसिडेंट्स हैं, तो यहाँ पे ये बाद में आ जाएगा बाई के बाद, बाई सब्जेक्ट। तो क्या हो जाएगा, दिवाली पहले आएगा तो दिवाली यहाँ पे दिया दिवाली हैज़ बीन सेलिब्रेटेड, तो यहाँ पे वाज या वर आना चाहिए था। ऑप्शन सी यहाँ पे हो जाएगा दिवाली वाज सेलिब्रेटेड बाई द रेसिडेंट्स। यहाँ पे दिवाली इस दिया गया है इसलिए गलत हो जाएगा, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे दिया गया है क्वेश्चन है डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। यहाँ पे आपको दिया गया है द फोरमैन सेड टू हिज वर्कर्स आई कैन नॉट पे यू हायर वेजेस। तो दोस्तों यहाँ पे ये डायरेक्ट स्पीच है, इसका इनडायरेक्ट आपको बताना है। द फोरमैन सेड टू हिज वर्कर, फोरमैन ने अपने वर्कर से कहा आई कैन नॉट पे यू हायर वेजेस, मैं आपको और अधिक वेजेस मतलब मजदूरी नहीं दे सकता हूँ। तो आई कैन नॉट, यहाँ पे कैन नॉट है, तो जब इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो कुड नॉट हो जाता है। तो ऑप्शन से देखिए और एलिमिनेट कर दीजिए अगर कुड नॉट के अलावा कुछ आ रहा है तो। द फोरमैन वार्नड हिज वर्कर्स दैट ही कैन नॉट, यहाँ पे कैन नॉट आया, हट जाएगा ये। दिया गया द फोरमैन टोल्ड हिज वर्कर्स दैट लगेगा, फिर ही यहाँ पे आई फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा यानी द फोरमैन के अनुसार, तो यहाँ पे ही आ जाएगा। ही कुड नॉट आ गया, कुड नॉट पे, कुड नॉट के बाद जो है पे आएगा फर्स्ट फॉर्म वर्क की, और फिर दिया गया डेम, यू सेकेंड पर्सन है, यू का बन गया डेम। यू चेंज होता है किसके अनुसार, वर्कर्स के अनुसार, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा तो डेम आ जाएगा, डेम हायर वेजेस, यही जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा सी ऑप्शन में देखेंगे द फोरमैन टोल्ड हिज वर्कर्स दैट दे कुड नॉट बी पेड, यहाँ पे इसको पैसिव वॉइस में कर दिया गया इसलिए गलत हो जाएगा। द फोरमैन फॉरबिड हिज वर्कर्स टू पे हायर वेजेस, यहाँ ये भी गलत हो जाएगा, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है डोंट गो नियर द वाटर चिल्ड्रेन सी सैड, उसने बच्चों से कहा डोंट गो नियर द वाटर, पानी के पास मत जाओ। तो दोस्तों यहाँ पे जो है चिल्ड्रेन ये ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच में ले लिया गया है। सी सैड टू चिल्ड्रेन भी हो सकता था, तो यहाँ पे जो है ये इम्परेटिव सेंटेंस है डोंट गो नियर द वाटर, तो इसके सेंस के अनुसार हमें यहाँ पे सैड टू का चेंज करना है। तो डोंट गो नियर द वाटर वो मना कर रही है, या हम कह सकते हैं सजेस्टेड, सुझाव तो दे नहीं रही है तो सजेस्टेड नहीं होगा। आर्ज्ड मतलब पूछ नहीं रही है, अर्ज्ड मतलब उकसाना तो अर्ज्ड भी नहीं होगा। सी वार्ड, तो यहाँ पे इस तरह से आप आसानी से ऑप्शंस को एलिमिनेट करके भी सही ऑप्शन तक पहुँच सकते हैं। तो सी वार्ड वो वार्न करती है बच्चों को नॉट टू गो नियर द वाटर, पानी के पास ना जाने के लिए वार्न करती है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। सी वार्न द चिल्ड्रन नॉट टू गो नियर द वाटर। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है ही सैड प्लीज गिव मी अनदर चांस। तो दोस्तों यहाँ पे जो है ये भी इम्परेटिव सेंटेंस हो जाएगा, प्लीज गिव मी अनदर चांस, वो दोबारा एक चांस मांग रहा है कि कृपया मुझे एक दोबारा चांस दे दीजिए। तो इसके सेंस के अनुसार यहाँ पे क्या हो जाएगा, मांगने के लिए बेग्ड हो जाएगा, ही बेग्ड देम टू गिव हिम अनदर चांस, यही जो है इसका राइट आंसर देगा। और ही सैड पोलाइटली दैट ही मे बी गिवन अनदर चांस, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे ही रिक्वेस्टेड ऑफ, ही यहाँ रिक्वेस्टेड ऑफ आ गया, रिक्वेस्टेड भी हो सकता था क्योंकि यहाँ पे रिक्वेस्ट भी किया जा रहा है एक तरह से, लेकिन यहाँ पे ऑफ आया है, जबकि इम्परेटिव सेंटेंस जब बनाते हैं तो टू के साथ जो है रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ते हैं, तो यहाँ पे इसमें भी ऑफ है, तो ये दोनों इसलिए गलत हो जाएंगे, तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विथ रेफरेंस टू नरेशंस। तो नरेशंस के विषय में अगर बात की जाए तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। नरेशंस यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के रूल्स यहाँ पे दिए गए हैं, तो इसमें से कौन सा नहीं सही बताना है। दिया गया इन चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच ए सिंपल प्रेजेंट बिकम्स यहाँ पे एक साथ है, बिकम्स ए सिंपल पास्ट। तो जब हम सिंपल प्रेजेंट यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो क्या बन जाता है, सिंपल पास्ट बन जाता है, यानी पास्ट इंडेफिनिट बन जाता है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है।
द शैल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू वुड। तो दोस्तों शैल जो होता है रिपोर्टेड स्पीच में शैल या विल होता है वो चेंज हो जाता है वुड में। ध्यान रखिएगा शैल का शुड नहीं होता है, क्योंकि शुड अगर आप करेंगे तो शुड का मतलब होता है चाहिए, तो वहाँ पे सेंटेंस का सेंस बदल जाता है, इसलिए शैल का भी वुड ही किया जाता है। ठीक है, तो शैल जो है चेंज होता है वुड में, ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर सी ऑप्शन है द विल ऑफ द फ्यूचर टेंस इज चेंज इनटू शैल एंड शुड। तो विल के बारे में बताया गया कि वो चेंज हो जाता है शैल में या शुड में, तो ये जो है स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। विल का जो है वुड में चेंज होता है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, यही जो है गलत स्टेटमेंट है। और यहाँ पे दिया गया द प्रोनाउंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच आर चेंज वेयर नेसेसरी। जहाँ पे ज़रूरत होती है प्रोनाउंस की चेंज करने की, तो वहाँ पे जो है चेंज किया जाता है, तो ये भी कथन सही है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे गलत था कथन, और यही जो है राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है रीअरेंज द पार्ट्स ऑफ सेंटेंस इन करेक्ट ऑर्डर। तो यहाँ पे कुछ पार्ट्स दिए गए हैं सेंटेंस के जिनको करेक्ट ऑर्डर में अरेंज करना है ताकि एक मीनिंगफुल सेंटेंस बन सके। दिया गया है वी एडमिट एज मच, यानी हम एडमिट करते हैं, मानते हैं, एज मच उतना, दैट इट इज रिलेटेड टू द बॉडी। तो इसके बाद ये नहीं आएगा दैट इट इज रिलेटेड टू बॉडी, क्योंकि इससे कोई सेंस बन नहीं रहा है। वी एडमिट एज मच, इसके बाद हम ले सकते हैं व्हेन वी से दैट द माइंड। जब हम कहते हैं कि माइंड, हम मानते हैं उतना, जब हम कहते हैं कि माइंड, वाई को अगर हम लेंगे, इसके बाद अगर हम लेते हैं इज इमैटेरियल एंड येट होल्ड। माइंड क्या है? इमैटेरियल, यानी कि पदार्थ नहीं है। ठीक है, पदार्थ नहीं है। तो वी एडमिट एज मच, हम मानते हैं उतना जब हम कहते हैं कि माइंड जो है इमैटेरियल है, एंड येट होल्ड, और ये भी मानते हैं दैट इट इज़ रिलेटेड टू द बॉडी, और ये बॉडी से संबंधित है। तो यहाँ पे पहले हमने क्या लिया वाई, फिर जेड, फिर एक्स, वाई जेड एक्स। यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाई जेड एक्स कहाँ पे है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब आपको यहाँ पे दिए गए हैं रीड ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस टू फाइंड द एरर इफ एनी। अगर कोई है एरर तो यहाँ पे सेंटेंस में एरर बताना है, अगर कोई एरर नहीं है तो आपका आंसर ऑप्शन डी होगा। दिया गया है द जनरल सैड सोल्जर्स डू नॉट फायर टिल आई विल गिव द ऑर्डर। तो दोस्तों जनरल ने कहा सोल्जर से, सिपाहियों, डू नॉट फायर, फायर मत करो, टिल आई विल गिव द ऑर्डर। तो दोस्तों यहाँ पे टिल नहीं होगा बल्कि अनटिल होगा, जब तक कि मैं ऑर्डर ना दूँ, तो यहाँ पे अनटिल होगा। और अनटिल के साथ कभी भी विल नहीं आता है, अनटिल के साथ जो सेंटेंस आता है मतलब उसके बाद वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। तो अनटिल आई गिव द ऑर्डर होगा, आई गिव द ऑर्डर। ठीक है, अनटिल आई गिव द ऑर्डर हो जाएगा, यहाँ पे विल हट जाएगा और अनटिल होगा टिल की जगह। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है? ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो दोस्तों अब आपको दिए गए हैं नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स आर गुड। बताइए किस पार्ट में एरर है? तो दोस्तों याद रखिएगा नाइदर ऑफ या आइदर ऑफ, आइदर ऑफ या जो है ईच ऑफ या वन ऑफ। नाइदर ऑफ द भी आता है उसके बाद में, तो उसके बाद जो यहाँ पे नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल होगा अगर वो काउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर होगा, लेकिन अगर काउंटेबल नाउन है तो वो प्लूरल होगा। तो यहाँ पे कैंडिडेट्स है, ये प्लूरल है, सही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो वर्ब आएगी वो हमेशा सिंगुलर आएगी, तो यहाँ पे आर नहीं होगा बल्कि इज होगा। नाइदर ऑफ द कैंडिडेट्स इज गुड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? किस पार्ट में गलती है? ऑप्शन बी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है, अब आपको यहाँ पे दी गए है दिस मशीन इज मोर एफिशिएंट देन एनी अदर इक्विपमेंट्स इन द वर्कशॉप। तो दोस्तों यहाँ पे बताइए किस पार्ट में एरर है? दिस मशीन इज मोर एफिशिएंट, ये जो मशीन है अधिक एफिशिएंट मतलब दक्ष है, देन एनी अदर इक्विपमेंट इन द वर्कशॉप। तो दोस्तों यहाँ पे इक्विपमेंट होना चाहिए ना कि इक्विपमेंट्स, यहाँ पे एस नहीं होगा। कुछ नाउन्स होती हैं वो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होती हैं, जैसे कि इक्विपमेंट्स हो जाता है, सॉरी इक्विपमेंट होता है, या फर्नीचर, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन, और इसके अलावा सीनरी या लगेज, लगेज या बैगेज। ठीक है, ऐसी बहुत सी नाउन्स हैं, तो ये जो है कुछ हैं, इन ये जो है हमेशा सिंगुलर फॉर्म में रहती हैं, तो यहाँ पे इक्विपमेंट्स नहीं होगा।
इक्विपमेंट मतलब होता है उपकरण, और ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे किस पार्ट में गलती है, यहाँ भी सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब यहाँ पे आपको दिया गया है द टिन डिपॉजिट्स इन दैट एरिया वुड प्रोबेबली बी एग्जॉस्टेड, यानी कि जो टिन है जमा है इन दैट एरिया, उस एरिया में, वुड प्रोबेबली बी एग्जॉस्टेड, वो संभवतः खत्म हो जाएगा, इनटू नियर फ्यूचर, इनटू नियर फ्यूचर। तो दोस्तों यहाँ पे इनटू नहीं होगा बल्कि इन होगा, इन नियर फ्यूचर यानी कि निकट भविष्य में। तो इनटू यहाँ पे नहीं होगा, इन हो जाएगा। किस पार्ट में, यहाँ पे सी में गलती है, सी ऑप्शन यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट है। अब आपको दिया गया है द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट टू दैट ऑफ द अदर। तो दोस्तों यहाँ पे जो है द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट टू दैट ऑफ द अदर, क्या यहाँ पे टू होगा? तो दोस्तों यहाँ पे टू नहीं बल्कि फ्रॉम होगा। द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन, इस मशीन का जो ऑपरेशन है मतलब कार्यशैली है, इज डिफरेंट, ये डिफरेंट है फ्रॉम दैट ऑफ द अदर, मतलब दूसरियों से। तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पे भी राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब आपको यहाँ पे दिए गए इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ द फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द वर्ड अपोजिट। यहाँ पे इसका अपोजिट बताना है। रैम्पार्ट मतलब क्या होता है, रैम्पार्ट का अपोजिट बताना है। तो रैम्पार्ट मतलब होता है किले की प्राचीर, किले की प्राचीर मतलब चार दीवारी जो होती है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका अपोजिट बताना है। बैरिकेड मतलब क्या होता है, बैरिकेड, बैरिकेडिंग मतलब जो अवरोध किया जाता है, बाधा, या बैरिकेड मतलब हम कह सकते हैं आड़, आड़ या रुकावट, रुकावट या बाधा, ठीक है। और फोर्ट मतलब क्या होता है, किला होता है। तो ये दोनों तो नहीं होंगे। और फिर दिए गए है एम्बैंकमेंट, एम्बैंकमेंट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है तटबंध, तटबंध या बांध, तो ये भी नहीं होगा। डिच मतलब क्या होता है, गड्ढा, ठीक है। तो किले की प्राचीर, जो किले की चारों तरफ दीवार होती है, उसका अपोजिट यहाँ पे गड्ढा हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन डी। फिर दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। तो दोस्तों अब आपको दिया गया है एपिडेमिक, इसका क्या बताना है, अपोजिट। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है, महामारी, महामारी या व्यापक रोग जो एक बड़े क्षेत्र में फैला हो, उसको कहते हैं एपिडेमिक। तो इसका क्या हो जाएगा, कंटेजियस मतलब संक्रामक होता है, तो ये नहीं होगा। एंडेमिक मतलब क्या होता है, एंडेमिक मतलब होता है स्थानिक रोग, मतलब जो लोकल एरिया में फैला हुआ हो, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो सकता है, एंडेमिक, क्योंकि ये व्यापक रोग होता है, व्यापक एरिया में फैला होता है, और ये स्थानीय एरिया में फैला होता है। तो एंडेमिक इसका राइट आंसर होगा। लिमिटेड मतलब सीमित होता है, तो ये नहीं होगा। इन्फेक्शियस इसका मतलब होता है संक्रामक, तो ये भी नहीं होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अगला है। चूज द ऑप्शन इन विच द गिवन वर्ड इज करेक्टली यूज्ड। यहाँ पे फर्स्ट दिया गया है, ऑप्शन में से बताना है किसमें फर्स्ट का प्रयोग सही तरीके से किया गया है। पहला ऑप्शन है ही वॉज फर्स्ट ग्रेट इंडियन पेंटर, ही वॉज फर्स्ट इंडियन ग्रेट इंडियन पेंटर, वो पहला महान इंडियन पेंटर था, तो इसमें कोई एरर नहीं है, और यही जो है इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पे सही तरीके से फर्स्ट को यूज किया गया है। बी ऑप्शन में देखेंगे तो दिया गया इट वॉज द मनी फर्स्ट दैट ही हैड एवर हैड, तो यहाँ पे स्ट्रक्चर जो है गलत कर दिया गया। इट वॉज द फर्स्ट मनी हम कर सकते थे, इट वॉज इसको यहाँ पे करते और मनी को इसकी जगह पे। इट वॉज फर्स्ट मनी दैट ही हैड एवर हैड। फिर दिया गया पुट फर्स्ट सेफ्टी एंड बी केयरफुल, तो यहाँ पे भी फर्स्ट को पहले कर दिया गया। पुट सेफ्टी फर्स्ट एंड बी केयरफुल, ऐसा होता तो सही होता ये। फिर दिया गया इट वॉज फर्स्ट जस्ट एज रियल एज द टाइम, तो यहाँ पे भी फर्स्ट को यहाँ पे नहीं बल्कि यहाँ पे रखना चाहिए था, फर्स्ट को फर्स्ट टाइम। इट वॉज जस्ट एज रियल एज द फर्स्ट टाइम, ठीक है, तब ये सही होता। तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोस्तों अगला और ये जो है आखिरी क्वेश्चन है, यहाँ पे भी आपको देखना है कि स्टॉप ये जो वर्ड है किसमें सही तरीके से यूज किया गया है। दिया गया इफ एवरी वन स्टॉप वुड टॉकिंग अबाउट इट, तो दोस्तों यहाँ पे स्टॉप जो है, जो यहाँ पे दिया गया है, इससे सही सेंस बन नहीं रहा है। इफ एवरी वन वुड स्टॉप टॉकिंग, यहाँ पे स्टॉप यहाँ पे आना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। ट्रीटिंग स्टॉप मी स्पेशल, तो यहाँ पे स्टॉप ट्रीटिंग मी स्पेशल ऐसा हम कर सकते थे, स्टॉप पहले आता ट्रीटिंग बाद में, तो ये भी गलत हो जाएगा। स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट, इसके बारे में सोचना बंद करिए,
तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल सही यूज है स्टॉप का। ऑप्शन डी में देखेंगे आई वोंट ट्राई स्टॉप टू यू, आई वोंट ट्राई टू स्टॉप, यहाँ पे टू पहले होना चाहिए था, स्टॉप फिर उसके बाद आना चाहिए था। ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो बी ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। तो दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। और जो दोस्त नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लेंगे ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।